शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पार्ट बाय पार्ट। तो हमें पता है कि सबसे स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल से होती है, तो हम भी वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज जो है पार्ट वाइज चैप्टर वाइज आगे तक चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रियम्बल से। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रियम्बल वाज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकाज कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या करने वाले हैं, कैसे अपने कंट्री के लिए लॉ बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या वैल्यू सिस्टम हम रखने वाले हैं, वो चीज़ रहती है। N.A. पालखीवाला जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रियम्बल को बोला है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। प्रियम्बल जो है भारत का, वो बेस्ड है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था और मूव किया था, उसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। प्रियम्बल को अभी तक एक बार अमेंड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो इंदिरा गांधी ने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। प्रियम्बल का हमारा टेक्स्ट क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंटली इट रीड्स एज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice कितने तरह का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कौन कौन सी? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी वो जो सोचते हैं उसे जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो बिलीफ सिस्टम रखना चाहते हैं, जिस पर फेथ रखना चाहते हैं, जैसी पूजा पद्धति अपनाना चाहते हैं वो। इक्वालिटी किस चीज़ की? ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वालिटी स्टेटस की भी, सब समाज में बराबर हैं और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी भी मिलनी है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उन सब के बीच में हमें क्या करना है? फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन ये भाईचारा कैसे होगा कि सबकी डिग्निटी मेंटेन की जाएगी, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे से भाईचारा निभाने के लिए मैं खुद नीचे होकर रह रहा हूँ। एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, तो फ्रेटर्निटी तो हम मेंटेन करेंगे, भाईचारा तो मेंटेन करेंगे, लेकिन यूनिटी, इंटेग्रिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब हमें ध्यान में रखना होगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 26वां दिन नवंबर का 1949 का अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। ये कौन कह रहा है? पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल से हमें क्या क्या पता चल गया वैसे तो, कि भाई सबसे पहली चीज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सोर्स ऑफ पावर टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। और वो इंडिया को कैसा देश बना रहे हैं? क्या रेजोल्यूशन इंडिया को बनाने का? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हम भारत को क्या बना रहे हैं? पहली चीज़ तो ये बता दी कि हम सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बना रहे हैं, और इसके सिटीजन को क्या क्या देंगे? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी देंगे। ठीक है, तो ये हमें मोटा मोटा सारा समझ में आ गया कि हम भारत को कैसा देश बनाना चाह रहे हैं और इसके नागरिकों को क्या क्या देना चाह रहे हैं। यही 2 चीज़ें होंगी, देश बनाएंगे और उसके नागरिकों को कुछ अधिकार देंगे और कुछ उनकी ड्यूटीज़ रहेंगी। यही चीज़ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, अलग अलग आर्टिकल्स में, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग पार्ट्स में। अब प्रियम्बल क्या क्या रिवील करता है? जैसा कि हमने ऊपर शॉर्ट में बताया, प्रियम्बल रिवील्स 4 कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, कौन इसको ऑथराइज कर रहा है ये सब करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को? तो पीपल ऑफ इंडिया। माने कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है कि पीपल ऑफ इंडिया ऊपर है? तो पीपल ऑफ इंडिया ऊपर है। पीपल ऑफ इंडिया ही अपने लिए हर कानून बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेकंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो प्रियम्बल क्या बता रहा है कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा? तो इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटी, यानी इंडिया की पॉलिटी कैसी होगी? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। थर्ड क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेजोल्यूशन, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अपने नागरिकों को क्या क्या देना है इसे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी देने का इसका मकसद है। और फोर्थ बताया हुआ डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस डेट को हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया था, लेकिन इसके इनैक्ट और एनफोर्समेंट, इनैक्ट भी तभी कर लिया था, एनफोर्समेंट किया था हमने 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। अब इसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब इनका मतलब क्या है यह हम लोग पढ़ते हैं आगे चल के। सोवरेन का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया को हमने सोवरेन बोला, तो दैट मीन्स इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ना तो इंडिया किसी और देश के डोमिनियन है, ना किसी के अंडर में है। सोवरेन का मतलब होता है दिस इज सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, सबसे बड़ी पावर है, इसके ऊपर किसी की पावर नहीं है।
तो देयर इज़ नो अथॉरिटी अबाउ इंडिया, इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। मतलब अगर इंडिया एक सोवरेन पावर है, सर्वोच्च पावर है, तो मैं किसी और फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी करने की ताकत रखता हूँ और मैं चाहूँ तो अपनी टेरिटरी किसी को दे भी सकता हूँ। अब कई लोग कहते हैं कि कॉमनवेल्थ का मेंबर है। कॉमनवेल्थ वो देश हैं, उन देशों का एक समूह है जो कि कभी ब्रिटेन के अंडर में रहे थे, तो हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली हुई है वॉलंटरीली, और यूनाइटेड नेशंस की भी ली हुई है, वो भी वॉलंटरीली ली हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर हैं, ये हमारी सोवरेनिटी को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। मेंबरशिप ले रखी है हमने, और कभी भी हम छोड़ भी सकते हैं। और इंपॉर्टेंट टर्म क्या आता है सोवरेन के बाद? सेकंड टर्म आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? तो ये सोशलिस्ट टर्म ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 बाय इंदिरा गांधी। कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हेंस व्हाट वाज हिथरटो इम्प्लिसिट हैज़ नाउ बीन एक्सप्लिसिट। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो सोशलिस्ट कंटेंट हमारे में आया है वो प्रेम्बल में ऐड होने के बाद इंडिया को सोशलिस्ट पॉलिटी बनाया गया, पर ऐसा नहीं है। प्रेम्बल में तो ये 1976 में लिखा गया 42nd अमेंडमेंट में, बट इसके पहले भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का जो कंटेंट था, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, उसमें सोशलिस्ट कंटेंट पहले से ही था। तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रियम्बल के आने के बाद में सोशलिस्ट कंटेंट इसका हुआ है। और जो इससे पहले भी 1976 के पहले भी जो अवधि सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, उसमें भी रेजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इसे अडॉप्ट किया गया था। तो इसका मतलब, लेकिन इंडियन सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद बेसिकली। तो इंडियन सोशलिज्म जो है वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है या स्टेट सोशलिज्म नहीं है। स्टेट सोशलिज्म में क्या होता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या हो जाएंगे, वो उनका नेशनलाइजेशन कर दिया जाएगा। यानी जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, जो कुछ भी ये चीज़ें हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसके हो जाएंगे? वो सिर्फ स्टेट यानी कंट्री के रहेंगे, सरकार के रहेंगे। और प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की कुछ भी नहीं होगी। सब कुछ बराबर बांट दो एक तरीके से, बस सरकार का सब कुछ है। अब सरकार जैसे चाहे वो सिटीजन्स में बराबर बांट देगी। किसी सिटीजन के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी रखने का कोई ऐसा राइट नहीं है। पर इंडिया में क्या है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म तो है नहीं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, और जिसका फेथ है मिक्स इकोनॉमी में, जहाँ की पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा साइड बाय साइड। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पावर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इंडियन सोशलिज्म क्या है? ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म है, विद इंक्लिनेशन टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। हमारा सोशलिज्म ऐसा नहीं है कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकारी कंपनी या सरकारी कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं होंगे। सरकार के पास भी रहेंगे, और प्राइवेट आप अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड, सरकारें भी करेंगी, आप भी करेंगे। उसका एक प्रॉपर मिक्सचर होगा, जिसके हिसाब से सरकार इसलिए अपनी कंपनीज वगैरह इस्टेब्लिश करती है ताकि उसके थ्रू वो रोजगार, अगर उसको लगता है कि ये बैकवर्ड सेक्शन है, ये SC ST है, इसको हमें प्रमोट करना है, या ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उसके पास एक टूल हो गया कि उसमें उसने रिजर्वेशन दे दिया, कुछ कर दिया, तो ये एक उसके पास में एक समाजवादी व्यवस्था हो गई। और क्योंकि क्या होता है, अगर बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे मार्केट को, तो एक सेक्शन बहुत आगे निकल जाएगा, दूसरा सेक्शन बहुत पीछे रह जाएगा, और तब सरकार के पास कोई ऐसा टूल नहीं होगा जिसके थ्रू वो बैलेंस कर सके। हालांकि इंडिया में अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स हैं वो डाइल्यूट हुए हैं काफ़ी हद तक। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में मनमोहन सिंह लेकर के आए थे, तो उसमें जो LPG यानी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, उससे डाइल्यूट हुआ है ये सोशलिस्ट क्रेडेंशियल इंडिया का। एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है फिर सेक्युलर। इसको भी वही 42nd अमेंडमेंट जो आया था 76 वाला, उसमें ऐड किया गया था। तो सेक्युलर के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में बोला कि सेक्युलर स्टेट ये एक्सप्रेसिडली मेंशन्ड तो नहीं था, बट ये भी क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये प्रोविजंस थे ही ना सेकुलर होने के, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट में भी दे रखा है कि आप जिस रिलीजन में चाहो बिलीव कर सकते हो, फेथ कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो। प्रेम्बल में नहीं लिखा था तो क्या हुआ, लेकिन उसके आर्टिकल्स में तो था ना अंदर, और हमने गारंटी कर रखी थी। कैसे? हमने आर्टिकल 25 से 28 में गारंटी की हुई है, गारंटिंग द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। तो इसका मतलब सेकुलर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है वो पहले से सेकुलर थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ये मैंने पॉजिटिव ऐसे लिख दिया है, दिस इज पॉजिटिव, यू कैन राइट इट इन दिस वे एज वेल।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। हमारे यहाँ क्या है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, मतलब कि सारे रिलीजन जितने भी कंट्री में होंगे, चाहे उसको मानने वाले कम हो या ज़्यादा हो, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बराबर स्टेटस मिलेगा, बराबर सपोर्ट मिलेगा। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट की ओर से कोई भी ना सपोर्ट मिलेगा, ना गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ही करेगी कि कोई रिलीजन होता भी है। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट सबको रिकॉग्नाइज करेगी और बराबर इज्जत देगी। देन लॉ मिनिस्टर यानी 1976 की बात कर रहे हैं, HR गोखले डिफाइंड इंडियन सेकुलरिज्म, देयर विल बी फ्रीडम लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप वट एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, द स्टेट विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू एज अ स्टेट विद एनी रिलीजन एक्सेप्टिंग टू ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, बट द स्टेट विल नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन। माने हम सारी फ्रीडम होगी, आप जिस रिलीजन को चाहे माने, जिस रिलीजन को चाहे ना माने, और गवर्नमेंट सब रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देगी, लेकिन गवर्नमेंट जो बनेगी, जो स्टेट है, नेशन है, उसका फाउंडेशन कोई रिलीजन नहीं है इंडिया में। इस तरह से और लोगों ने PB गजेंद्र गडकर ने, जो कि फॉर्मर CJI थे, उन्होंने इंडियन सेकुलरिज्म को डिफाइन किया है, स्टेट डज नॉट ओ लॉयल्टी टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज सच, इट्स नॉट इरिलीजियस और एंटी रिलीजियस, इट गिव्स इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स। मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कि इरिलीजियस नहीं है, एंटी रिलीजियस भी नहीं है, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट है। We studied that India is a secular state. Now explain on the basis of the attitude of the state towards religion, how many types of states can be there. अब किसी स्टेट का रिलीजन के प्रति कैसा एटीट्यूड है, उसके हिसाब से 3 तरह के स्टेट होते हैं। एक होता है एथिस्टिक यानी एंटी रिलीजन स्टेट, सारे रिलीजन को कंडेम करता है। एक होता है थियोक्रेटिक यानी धर्म शासित, जो धर्म के हिसाब से चलता है। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एथिस्टिक बिल्कुल रिलीजन के अगेंस्ट, थियोक्रेटिक धर्म के हिसाब से चलने वाला, जैसे पाकिस्तान है इस्लामिक, बांग्लादेश है इस्लामिक, ऐसे। दीज आर प्रो रिलीजन स्टेट्स, डिक्लेयर्स वन पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। थर्ड आ जाता है सेकुलर स्टेट, जैसा इंडिया है। स्टेट इज न्यूट्रल इन द मैटर ऑफ रिलीजन, हेंस डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। फोर्थ टर्म अब हम पढ़ते हैं प्रियम्बल का इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब होता है पीपल्स रूल, पीपल रूल। पीपल रूल मतलब कि लोगों का शासन एक तरीके से। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। डेमोक्रेटिक बना है डेमोस और क्रेशिया से, 2 ग्रीक वर्ड्स से। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेशिया का मतलब होता है रूल। मैं क्रेशिया हो सकता है क्रेटिया बोलते हूँ, मालूम नहीं, तो जो भी है आप देख लेना, स्पेलिंग इसकी KRATIA है। हेंस डेमोक्रेसी इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। डेमोक्रेसी किस तरह की होती है, यानी लोगों का शासन, लोकतंत्र जिसे हम बोलते हैं। तो लोगों का शासन या लोकतंत्र, तो वो कितने तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। लोग डायरेक्टली कानून बनाने में, हर चीज़ में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है, यहाँ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन गवर्नमेंट एंड मेक लॉज। यानी हाँ, यहाँ पब्लिक डायरेक्टली लॉज नहीं बनाती और गवर्नमेंट नहीं चलाती, बल्कि पब्लिक के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया। डायरेक्ट तो तब होता है पब्लिक डायरेक्टली कर रही थी, लेकिन पब्लिक पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, रिप्रेजेंटेटिव जा करके असेंबली में कानून बनाएंगे और गवर्नमेंट को चलाएंगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसी इंडिया में चल रही है, वो फर्दर 2 तरह की होती है, एक तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री इंडिया में चल रही है, प्रेसिडेंशियल USA में चलती है। पार्लियामेंट्री में क्या होता है, उसे हम आप ये कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव या रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, टू द लेजिस्लेचर। तो इसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बेसिकली, उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ जो डेमोक्रेसी है, उसमें एग्जीक्यूटिव यानी जो मंत्रिपरिषद है, जो सरकार है, वो जवाबदेह होती है लेजिस्लेचर के प्रति। लेजिस्लेचर मतलब पूरे हाउस के प्रति। अब हाउस में पक्ष विपक्ष सारे सांसद बैठे हैं, जनता के सारे प्रतिनिधि बैठे हैं, वो सवाल जवाब करेंगे और उसकी जवाबदेही सरकार के प्रति सरकार को देनी होगी। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, जो कानून बनाने वाली संस्था है यानी लेजिस्लेचर, और जो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार है, जो उसको ग्राउंड पर सारे काम को कर रही होती है, वो दोनों अलग अलग हैं। कानून बनाने वाली सिर्फ कानून बनाएगी, प्रश्न नहीं पूछ सकती है एग्जीक्यूटिव से, प्रेसिडेंट से बार बार। तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है। और हमारे यहाँ क्या है, जवाबदेह सरकार है हमारे यहाँ, मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो हमने ब्रिटेन का एक तरीके से फॉलो किया हुआ है। और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइसेस होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम क्या होता है, जिसमें प्रपोज लेजिस्लेशन इज रिफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय द डायरेक्ट वोट्स। यानी कोई मुझे कानून बनाना है,
तो वो जो बिल है उसको मैं सीधे वोटर्स को ही दे दूंगा कि भाई तुम डायरेक्ट वोट करो, अगर उसके फेवर में वोट होता है तो फिर वो कानून बन जाएगा। इनिशिएटिव होता है कि पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनेक्टमेंट, मतलब लोग खुद ही एक बिल प्रपोज भी कर सकते हैं। रेफरेंडम में तो क्या था कि बिल तो प्रपोज जो है लेजिस्लेचर ने किया, फिर लोगों को दिया वोट करने के लिए, या जैसे भी पहले से लेजिस्लेचर था। लेकिन इनिशिएटिव में क्या है कि पीपल विल प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनेक्टमेंट, लोग पहले बिल को प्रपोज करेंगे, सीधे लोगों से ही इनिशिएटिव हो रहा है वो। रिकॉल क्या है, वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिस बेयरर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपर्ली। यानी रिकॉल मतलब है कि हमने चुन के कोई एमपी भेजा, हम उसको बीच में ही वापस बुला सकते हैं, हमें लगता है ढंग से काम नहीं कर रहा है। प्लेबिसाइट, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इट इज़ जनरली यूज टू सॉल्व द टेरिटोरियल डिस्प्यूट। मतलब क्या है कि लोगों का ओपिनियन ऑब्टेन करते हैं किसी इशू पे जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के केस में भी प्लेबिसाइट जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक टर्म यूज़ किया गया है उसका बहुत वाइड मीनिंग है कि हमारे यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। ये डायमेंशन जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने स्ट्रेस किया था बहुत ज़्यादा अपने कंक्लूडिंग स्पीच में 25 नवंबर, यानी एक दिन पहले जो उन्होंने दी थी, 26 नवंबर को तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट ही कर लिया था। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? इट मीन्स द वे ऑफ लाइफ विच रिकग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। The principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. उनका ये कहना था कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होगा, सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक ऐसी वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए जिसमें कि सबकी, सारी जनता की लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और हर सेक्शन की जो है उसको ध्यान में रखा जाए, उसको प्रैक्टिस किया जाए। और अगर ये तीनों टर्म लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अलग अलग नहीं है, अगर एक को दूसरे से डिवोर्स किया तो इनका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। इसी सेम कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया 1997 में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या इन्विजन करता है, टू एस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन यानी समान अधिकारवादी सोशल ऑर्डर रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है? रिपब्लिक का मतलब वैसे तो हमें हिंदी मीनिंग पता है, गणतंत्र हो गया, लेकिन रिपब्लिक पॉलिटी मतलब जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक तो मोनार्की, एक रिपब्लिक। रिपब्लिक इंडिया में है, मोनार्की ब्रिटेन में है। मोनार्की का मतलब है जहाँ हेड ऑफ स्टेट जो है वो हेरिडेटरी पोजीशन है, वो पैदाइशी उसको पोस्ट मिली हुई है, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो हेड ऑफ स्टेट कम्स इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, ठीक है, वो उत्तराधिकार के थ्रू अपने ऑफिस में आता है, ना कि किसी चुनाव के द्वारा, ना जनता के द्वारा, वो उस घर में पैदा होने की वजह से आया है। ही ऑब्लिक शी इज़ यूजुअली किंग और क्वीन। जबकि रिपब्लिक जैसे कि इंडिया में पॉलिटी है, वहाँ हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, इलेक्टेड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, जैसे कि यूएसए में और इंडिया में। इंडिया में भी क्या है, इलेक्टेड हेड। रिपब्लिक का मतलब है कि जो सर्वोच्च पद है वहाँ पर इलेक्टेड आदमी जाएगा, जनता चुन के भेजेगी, चाहे डायरेक्टली चुने चाहे इनडायरेक्टली चुने। तो इंडिया हैज़ इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। देयर आर 2 more मीनिंग्स ऑफ रिपब्लिक। अंदर छुपे हुए 2 मीनिंग है रिपब्लिक के। हेड ऑफ स्टेट आप चुन के भेजने डायरेक्टली, वो तो एक डायरेक्ट मीनिंग हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, वेस्टिंग पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल। आपने पॉलिटिकल सोवरेनिटी यानी सर्वोच्च पावर, राजनीतिक सर्वोच्च पावर क्या है, लोगों के हाथ में दे रखी है, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल किंग की तरह किसी हाथ में नहीं है। और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, कोई राजा नहीं है, दूसरा मीनिंग ये है, कोई भी पब्लिक ऑफिस यानी राष्ट्रपति भी है वो एक एससी भी बन सकता है, एसटी भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डायरेक्ट मीनिंग वही था कि चुना हुआ हेड होता है, लेकिन छुपे हुए मीनिंग क्या है, 2 कि एक तो कोई भी जा सकता है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि राजा ही जाएगा। दूसरा पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों के पास है, लोगों के अंदर है, वहाँ के नागरिकों में है। 6 टर्म है जस्टिस, ये हमारे प्रियम्बल में यूज़ किया गया है। जस्टिस जो है 3 तरह का यूज़ किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जस्टिस 3 तरह का बताया है, तो पहला हम पढ़ लेते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। सोशल जस्टिस का मतलब है कि सभी को, यानी क्या बोलेंगे हम, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि सारे सिटीजन्स, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबसे इक्वल ट्रीटमेंट होगा। दूसरा आ जाता है इकोनॉमिक जस्टिस।
इसका मतलब है कि लोगों की आय कितनी है, उनके पास धन कितना है, इसके बेसिस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इसका एक और दूसरा मीनिंग है, वो है इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। मतलब भारतीय संविधान में ये भी इसका मतलब दिया हुआ है कि भैया हमें धीरे धीरे जो इनइक्वालिटीज़ है कि एक आदमी बहुत अमीर और एक वर्ग बहुत गरीब, उसको भी दूर करना है। ये भी इसके अंदर का एक मीनिंग है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, जब इन दोनों को आप क्लब करेंगे, इनका जो मिक्सचर है उसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला जाता है। थर्ड आ जाता है पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब है, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल जस्टिस हमने कैसे इंश्योर किया हुआ है? हमने बताया जैसे रिपब्लिक बनाया है, और हमने जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं कि एक वोट ही करने का सबको अधिकार मिलेगा हर सिटीज़न को जो 18 ईयर्स से ऊपर है। तो इस तरह से हमने पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर किया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी जो जस्टिस वाला चीज़ है, ये कहाँ से ली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ से इंस्पायर हुए हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं? वो रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ था, उससे आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लिए गए हैं। 7th टर्म आ जाता है प्रियम्बल में, जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब क्या है? स्वतंत्रता, हिंदी में बोल देंगे तो। लेकिन इसका असल मतलब, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी आपकी गतिविधियों पर कोई रोका टोकी नहीं है। रिस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है? कि रोक लगी हुई, तो रोक नहीं लगा होना ही स्वतंत्रता है। एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, एक तो ये मीनिंग है। दूसरा मीनिंग ये भी है कि एक तो आपको स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का आप क्या क्या करेंगे जब तक आपके पास अवसर ही नहीं है कुछ करने का। मैंने आपको अवसर दे रखा है कि भाई आप जो है आईएएस बन जाइए, लेकिन मैं आपको आईएएस के एग्ज़ाम में बैठने ही ना दूँ, अपॉर्चुनिटी ही ना मिले, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपको पढ़ाई की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, या तमाम सामाजिक गतिरोध हैं, समाज में आपका विरोध हो रहा है किसी कास्ट के होने की वजह से या किसी वजह से, तो क्या है आप ऐसे क्या करेंगे? मैंने कानूनन तो लिख दिया कि भाई एब्सेंस है रिस्ट्रेंट का, सबको बराबर अधिकार है, लेकिन आपको मिल ही नहीं पा रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है किसी भी वजह से। तो सेकंड मतलब क्या है इसका? कि आपको अपॉर्चुनिटी भी देनी है, गतिरोध भी हटाने हैं और अपॉर्चुनिटी भी देनी है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। हाउएवर लिबर्टी इज़ नॉट इक्वल टू लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स। लेकिन साथ ही साथ लिबर्टी का ये भी मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिला हुआ है जो मन करे वो करो, कहीं भी सार्वजनिक संपत्ति तोड़ोगी, मुझे तो फ्रीडम है, नहीं। इट हैज़ टू बी enjoyed within the limitations mentioned in the constitution. Liberty as given in preamble fundamental rights is not absolute but qualified. देश के लॉ और सबको ध्यान में रखते हुए इट इज सब्जेक्टेड टू मोरालिटी, लॉ एंड ऑल सच थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी इज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. And these liberties are fundamental rights that is enforceable in the by the court of law. आप कोर्ट से भी इसको एनफोर्स करा सकते हैं अगर आपकी इन चीज़ों पर कोई लिमिटेशंस लगा रहा है. आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, बराबरी और बंधुत्व की जो बातें हैं ये कहाँ से ली हुई हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799. 8th टर्म है इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. मतलब बराबरी का क्या मतलब है? कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी को ये ना माना जाए कि भैया फलाने साहब तो इस जाति के हैं तो ये बहुत ऊपर की चीज़ है, या इतने पैसे वाले हैं, या यहाँ के हैं, तो किसी को ये स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है तो उनको ये अलग से अधिकार दे रखे हैं. एंड जहाँ पर भी इक्वालिटी की बात होगी, लिबर्टी की बात होगी, तो वहाँ पर ये भी बात होगी कि एडेक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ भी सारे सिटीजन को मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. अब इक्वालिटी प्रियम्बल अपने सिटीजन्स को किस किस तरह की देती है? 2 तरह की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी एम्ब्रेस्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. एक तो सिविक मतलब कि समाज में आपको इक्वालिटी मिलनी है, तो अब इसको इंश्योर कैसे किया गया है कि फॉलोइंग प्रोविजंस इन फंडामेंटल राइट्स इंश्योर सिविक इक्वालिटीज़: equality before the law, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, place of birth, Article 15, equality of opportunity in the matter of public employment, Article 16, abolition of untouchability, Article 17, abolition of titles, Article 18. तो समाज में इक्वालिटी कैसे इंश्योर की गई है? अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कि सब लॉ के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म किसी भी हो. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 में जो दिया हुआ है. इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है आर्टिकल 15, जिसमें दिखाया है कि
शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, तो फिर वो जो डीएम जाता है वो आर्टिकल 15 के तहत ये बोलता है कि ये तो प्रोहिबिशन है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इस तरह का ये कुछ अच्छी मूवी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब वैसे तो मैंने सबको इक्वालिटी दे दी समाज में, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी को बराबरी दे ही नहीं रहा हूँ अपॉर्चुनिटी की, तो कैसे वो करेगा? एक जो दबा हुआ सेक्शन है, तो उसके लिए आर्टिकल 16 है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये एक मानवता के प्रति अपराध था अनटचेबिलिटी इंडिया में, छुआछूत, इस जाति के व्यक्ति को नहीं छूना है या इस तरह की चीज़ें, तो इसको जो अबॉलिश किया गया वो भी सिविक जो है हमारी जो इक्वालिटी है उसके तहत आता है। इसके बाद में हमारे पास में अब और कौन सी इक्वालिटी है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे इंश्योर की गई है कि किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं घोषित किया जाएगा उसे इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने के लिए, यानी वोटर लिस्ट में उसको इंक्लूड करने के लिए उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स को देखते हुए। क्या प्लेस ऑफ बर्थ को देखते हुए उसको इनएलिजिबल किया जा सकता है इलेक्टोरल रोल में? ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएं मुझे। तो ये आर्टिकल 355 में दिया हुआ है कि किसी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं घोषित किया जाएगा, 325 आर्टिकल में दिया हुआ है उसके रिलीजन, रेस, कास्ट को देखते हुए इलेक्टोरल रोल में। और दूसरा क्या है? इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट सफरेज। इसमें भी कोई जात बिरादरी कुछ नहीं, सिर्फ एडल्ट सफरेज के बेसिस पे किया जाएगा। तो 326, तो ये पॉलिटिकल जो इक्वालिटी है इसके लिए 2 आर्टिकल हैं, 325 और 326। इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दी हुई है, क्योंकि इकोनॉमिक इक्वालिटी इतना जल्दी कोई कानून बना करके हासिल नहीं की जा सकती, तो इसीलिए डीपीएसपी में रखा गया है, जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। और बस ये क्या है कि हमने ये एक बनाया हुआ है कि एक अपने विजन में रखा था कि आगे चल के हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी लानी है अपने समाज में। तो टीपीएसपी का आर्टिकल 39 है, वो उसमें क्या है? सिक्योर्स टू मैन एंड वीमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके थ्रू क्या किया हुआ है? इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश हमारे संविधान में की गई है। 9th टर्म है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी प्रमोट करने के लिए क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? एक तो सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी सारे भारत के नागरिक सिर्फ भारत के नागरिक। अगर हम ऐसा कर देंगे यूपी का नागरिक, उत्तराखंड का नागरिक, तो उससे क्या होगा? लोगों के मन में, हमारे यहाँ तो वैसे भी रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की या अलग समझने की एक भावना प्रोड्यूस होगी। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया हुआ है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। यानी सबकी ड्यूटी है कि हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड सारे पीपल ऑफ इंडिया के अंदर बिना किसी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखे हुए उसको हमें प्रमोट करना है। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। और एज पर प्रियम्बल, फ्रेटर्निटी हैज़ टू अश्योर 2 थिंग्स: डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यानी हमारे प्रियम्बल के हिसाब से फ्रेटर्निटी को मतलब बंधुत्व को भी जब हमें अश्योर करना है तो उसके साथ में 2 चीज़ें और अश्योर करनी है कि डिग्निटी भी रहे इंडिविजुअल की, ऐसा बंधुत्व ना हो कि दूसरे की डिग्निटी ना रहे, और इस कॉस्ट पे भी बंधुत्व ना हो कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी देश की नष्ट हो जाए। इंटीग्रिटी टर्म भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट हैं, तो इसको हम अगर लें अभी, चलिए इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हमने सारे टर्म्स देख ही लिए हैं मोटा मोटा, और चलिए ऐसा करते हैं कि इसको भी ले ही लेते हैं। अब प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो इसमें बेसिक फिलॉसफी दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, दूसरे फंडामेंटल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ एंड रिलीजियस वैल्यूज़, जिसके ऊपर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड इज गिवन इन प्रियम्बल. Preamble contains grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects dreams and aspirations of the founding fathers of the Constitution. तो प्रियम्बल में क्या दिया हुआ है कि जो उनका विजन था हमारे फाउंडिंग फादर्स का और उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस क्या थे वो सारे इसमें गिवन है. सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बोला द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग. के.एम. मुंशी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे उन्होंने कहा प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. पंडित ठाकुरदास भार्गव मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन्होंने बोला है प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
इट्स अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ जूल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स प्रॉपर यार्ड स्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब इन्होंने तो बहुत सुंदर शब्दों में बड़ाई की हुई है। सर अर्नेस्ट बार्कर, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बहुत जाने माने, इन्होंने डिस्क्राइब किया है प्रियम्बल एज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब शॉर्ट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझाया हुआ है, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। He was so moved by the text of the preamble that he quoted it at the opening of his popular book Principle of Social and Political Theory in 1951. एम हिदायतुल्ला जो फॉर्मर CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट बट इज मोर देन a declaration. It is the soul of our constitution which lays down the pattern of our political society. It contains a solemn resolve which nothing but a revolution can alter. अभी क्वेश्चन आता है, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि ये कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले जाते हैं इसी बेसिस पे कि भाई प्रियम्बल के बेसिस पे कुछ है कि नहीं है, इस ये पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है, या सिर्फ एक प्रीफेस है। तो बेरुबरी यूनियन केस 1960 का आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पजेज बिहाइंड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस इज अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने यही बोला था कि भाई ये एक जनरल पर्पज़ है, शो किया हुआ है प्रियम्बल ने, कि जितने प्रोविजंस बने हैं ना, वो सारे प्रोविजंस के लिए क्या जनरल पर्पस होगा, क्या हम अचीव करेंगे, वो ही दिया हुआ है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोचा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, उनके दिमाग में क्या क्या था, वो दिया हुआ है। और जहाँ पर कि टर्म्स किसी आर्टिकल में एम्बिगस होंगे, क्लियरली समझ में नहीं आएंगे और कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग होंगे, तो वहाँ कुछ असिस्टेंस लिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुबारी में तो बोल दिया नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस जो बहुत फेमस केस है 1973 का, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात भी आई थी, उसमें एससी ने रिजेक्ट कर दिया गया था, एससी ने रिजेक्ट कर दिया था अर्लियर ओपिनियन और बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट। सेम बात 1995 इसके 22 साल बाद LIC ऑफ इंडिया केस में भी बोला कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी करंट ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का यही है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये स्टैंड क्यों है कोर्ट का? क्योंकि प्रियम्बल को भी इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही द्वारा, बट आफ्टर रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। रीजन फॉर इंसर्टिंग प्रियम्बल एट द एंड वॉज टू इंश्योर दैट इट इज इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे बाद में प्रियम्बल को इसलिए इंसर्ट किया गया क्योंकि पहले ये देखा गया कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो, पहले हम पूरे सारे एक्ट्स इनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम पहले प्रियम्बल कर दें, बाद में कोई ऐसी चीज़ इनेक्ट कर दें जो प्रियम्बल में है ही नहीं। तो सारी चीज़ें प्रियम्बल में रहनी चाहिए रिफ्लेक्शन, या कोई ऐसा ना हो कि मिसमैच हो रहा हो आपस में। तो क्योंकि प्रियम्बल प्रीफेस है, प्रीफेस में ये बताया जाएगा पूरी बुक में है क्या, तो पहले पूरी बुक लिख ली तभी तो बताएंगे ना कि पूरी बुक में क्या है। पता चला कि हमने पहले प्रियम्बल में लिख दिया कुछ और बाद में एज पर द सिचुएशन हमें कोई और चीज़ लानी पड़ गई, तो दोनों में मैच ही नहीं हो रहा है। लोग पढ़ रहे हैं पहले कि प्रस्तावना में ये दिया हुआ है लेकिन पीछे तो कुछ और ही दिया हुआ है, तो वो चीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब ये पार्ट है, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंटली हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वाइल फॉरवर्डिंग द प्रियम्बल फॉर व्हाट्स द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली सेड द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोलता है कि अब ये क्वेश्चन ये है कि प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। द मोशन वॉज देन अडॉप्टेड, और वो मोशन जो है अडॉप्ट हो गया था, तो इससे पता चलता है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। It means the current opinion of the Supreme Court that preamble is a part of constitution is as per the views of the founding fathers. But two important things must be remembered. Preamble is neither a source of power to the legislature nor a prohibition upon the powers of the legislature. It is a non-justiciable, that is, its provision are not enforceable in the courts of law. समरी क्या है प्रियम्बल के बारे में जो हम डिस्कशन किया है अभी तक? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट, बट नीदर अ सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड नॉन जस्टिसेबल। तो पूरा जो प्रियम्बल का स्टेटस है वो इस पार्ट से आप समझ सकते हैं अभी करंट स्टेटस क्या है।